जी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की या एसिडिटी की बात। कोई भी चीज़ हो वो या तो एसिड होती है या बेस होती है। न्यूट्रल सिर्फ वाटर ही है हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जनरली उनका करैक्टर या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अब कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, उसका एक तरीका तो ये है कि आप उसमें पीएच मीटर डिप करें। पीएच मीटर अगर आपको बताता है कि इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब एसिडिटी ज़्यादा है उसकी, और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है उसकी एसिडिटी कम है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग अगर, तो एसिड क्या है? एक एसिड हम लोग बोलते हैं H+ डोनर, या इसको कभी कभार प्रोटॉन भी बोला जाता है। H+ को प्रोटॉन डोनर स्पीशीज़, मतलब कैसी चीज़ें जो H+ दे सकती हैं उनको क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट जो करेंगी वो भी एसिड ही होंगी। अब हमारे पास अगर कोई चीज़ H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा दे देती है तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्गर एसिड, और अगर कोई चीज़ H+ आयन की कंसंट्रेशन कम देती है इसको बोला जाता है वीकर एसिड। ठीक है, अब इसकी थ्योरीज है हमारे पास कई एसिडिटी और बेसिसिटी की। सबसे पहली थ्योरी है आर्हेनियस ने बोला कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव प्रोटॉन और H+ इन वाटर। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको पानी में घोलें और पानी में वो H+ आयन दे दे, यानी कि H+ की ओवरऑल कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दे, उसको बोलेंगे हम लोग एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl + H2O जब पानी में डालेंगे तो H3O+ बनेगा प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। अब ये क्या है? एसिड। क्यों? क्योंकि इसने H+ दिया है और बाद में Cl इसका रह चुका है। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट हाइड्रेटेड प्रोटॉन्स। ठीक है, वाटर ने सराउंड किया होगा H+ को तो उसको लिखा जाता है H3O+, इसका मतलब भी H+ ही होता है। तरह HNO3 प्लस वाटर, तो H3O+ प्लस नाइट्रेट आयंस। ये भी क्या है आपके पास? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रेटेड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखें ये चीज़ें क्या हैं आपके पास, ये भी एसिड होगा। क्यों? क्योंकि इसने भी H+ दिया है। तो आर्हेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ जो कि H+ दे सकती है वो एसिड होगी। सेकंड कंसेप्ट है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। लोरी, ठीक है, ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि H+ डोनर्स। ठीक है, बस इतना ही बोला इन्होंने और कुछ नहीं बोला। आर्हेनियस ने क्या किया था? वाटर का वर्ड बोल दिया था साथ में, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी ने वाटर नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी हो, बस वो अगर H+ देती है वो एसिड कहलाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HNO3 किसी भी फेज़ के अंदर हो, H+ आयन देगी प्लस नाइट्रेट आयन देगी। इसी तरह HCl H+ देगा प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह H2SO4 ये 2 प्रोटॉन दे देगा प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह HClO4 ये क्या करेगा? H+ प्लस ClO4 परक्लोरेट आयन दे देगा। तो ये देखें इन चीज़ों ने सब ने प्रोटॉन दिए हैं, तो ये क्या होंगी फिर? सारी की सारी एसिड्स। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या बोला? H+ डोनर्स आर एसिड्स। इसके अलावा हमारे पास थ्योरीज हैं। तीसरे नंबर पे लीविस। ठीक है, लीविस ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके पास वैलेंट ऑर्बिटल हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें एक्सेप्ट कर सकें तो उनको भी क्या बोला जाएगा? एसिड। लाइक
AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस जब अमोनिया करेंगे, अमोनिया के पास लोन पेयर है तो इसमें कोऑर्डिनेट होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा AlCl3, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे लोन पेयर इसने दे दिया है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, और इसको बोला जाएगा अडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे एसिड, और नाम के साथ क्या लगा देंगे लीवस एसिड। इसी तरह BH3 प्लस NH3, तो क्या बनेगा आपके पास, अब इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, आपको पता है थर्ड ए वाले एलिमेंट्स वेकेंट ऑर्बिटल रखते हैं, तो क्या होगा BH3, अमोनिया ने इसको कोऑर्डिनेट किया है, और NH3 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, और ये भी क्या है अडक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स क्या होंगे एसिड्स होंगे, ये भी क्या होगा एसिड है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन जनरली लेके चलते हैं हम लोग, और सबसे ज़्यादा एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए जो कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है वो है ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, यानी कि H+ अगर कोई चीज़ दे देगी तो वो एसिड, जो H+ ले लेगी वो बेस। उसके बाद स्केल्स ऑफ एसिडिटी, स्केल से मुराद है एसिडिटी मैयर कैसे की जाती है किसी एसिड के लिए। सबसे पहला स्केल है हमारे पास pH स्केल, ठीक है। pH का मतलब क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको कभी कभार पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की क्या कंसंट्रेशन है या उनका इफेक्टिव पोटेंशियल कितना है, उसको क्या बोलते हैं pH, और pH किसके इक्वल होता है -log ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब माइनस का मतलब क्या है, उलट बताना है आपने, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि pH एंड H+ आयन आर इन्वर्सली रिलेटेड। कैसे इन्वर्सली रिलेटेड हैं, क्योंकि माइनस है, ठीक है। यानी कि अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो pH क्या हो जाएगी उसकी कम होगी, ठीक है। यानी कि एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, H+ आयन मतलब कि एसिड ज़्यादा टूटा है, उसने H+ आयन ज़्यादा दिए हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए pH कम आती है। अगर किसी एसिड ने H+ आयन की कंसंट्रेशन कम दी है तो उस केस में pH ज़्यादा हो जाएगी और एसिडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक, मतलब कि वीकर एसिड, ठीक है बात। तो पहला हमारे पास स्केल है pH स्केल, दूसरा स्केल है आप हमारे पास Ka स्केल। मान लेते हैं एक एसिड है Ha, ठीक है। Ha से मुराद कोई एक स्पीशी है जिसके पास प्रोटॉन मौजूद है और ये लूज़ भी कर सकती है, H++ A नेगेटिव। अब इसके लिए अगर Ka लिखेंगे तो Ka कैसे लिखेंगे, H+ आयंस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये वाली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ निकाल के लिख सकते हैं, अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कि ये और ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं, अगर H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो Ka क्या होगा ज़्यादा, यानी कि H+ आयन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हों तो Ka क्या होगा ज़्यादा। Ka का क्या मतलब है डिसोसिएशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड ज़्यादा टूटेगा। अगर किसी एसिड की Ka वैल्यू दी हो और काफ़ी ज़्यादा हो, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि वो H+ आयन ज़्यादा दे रहा होगा, क्योंकि जब H+ आयन ज़्यादा देगा तो डिसोसिएशन उसका क्या होगा ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात, अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी मतलब Ka उसका क्या होगा कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं Ka और H+, अगर ये कम होगी तो Ka भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड क्या होगा
एसिड कम हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये दूसरा स्केल है आपके पास। स्केल है हमारे पास pKa स्केल। ठीक है, अब pK क्या होता है? pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का माइनस लॉग ले लेंगे, वो pKa बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ निकाल के लिख सकते हैं कि pKa एंड Ka आर इन्वर्सली, यानी कि हम लोग अगर कुछ चीज़ें लिखें, हमें पता है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी? जब Ka क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब Ka और Pk क्या हैं? इन्वर्सली हैं, यानी कि Pka क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब Pka कम होगा Ka ज़्यादा होगा, Ka ज़्यादा होगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो pH क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, pH 0 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, 1 वाला उससे वीक, 2 वाला उससे वीक, चलते चलते हैं 7 तक, तो pH 7 वाला न्यूट्रल, उसके बाद बेसिक चीज़ें चल पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी रिलेटिव चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो Ka क्या हो जाएगा? कम, यानी कि डिसोसिएशन कम होगा, तो उस केस में pKa वैल्यू ज़्यादा, एसिडिटी क्या होगी फिर? कम, और pH क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ठीक है, pH क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इन दो लाइनों से अगर हम लोग निकाल के लिखें कि pKa अगर किसी चीज़ की कम होगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। और अगर किसी चीज़ की pKa ज़्यादा होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। और एसिडिटी कम होने का मतलब क्या है? वीकर एसिड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब क्या है कि एक ऐसा एसिड जो कि सारा टूट जाता है, यानी कि अपने केटायन एनायन में बदल जाता है, 100% वो डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्गर एसिड। और कोई एक ऐसा एसिड जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होता, वो उसके कुछ मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होते हैं, उसको बोला जाएगा वीकर एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एसिडिटी ज़्यादा, मतलब pK वैल्यू कम, और वीकर एसिड के लिए एसिडिटी कम, pK वैल्यू ज़्यादा। उसके बाद acidity and basicity are relative terms। ठीक है, अगर किसी चीज़ की एसिडिटी डिफाइन कर लें आप, तो उसकी बेसिसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। एसिडिटी एंड बेसिसिटी आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, आपने एक स्केल पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है PS स्केल, 0, 7, 14। ठीक है, इस रीजन के लिए pH कितनी आएगी? ये एसिडिक रीजन है, और ये क्या है? बेसिक रीजन। ठीक है, एक चीज़ है जिसकी pH 6 है, इसका मतलब वो एसिडिक है। एक चीज़ है जिसकी pH 10 है, वो बेसिक हो जाएगी। ठीक है, इसको समझाने का मकसद ये है कि जहाँ पे हमारा लॉजिक डेवलप नहीं हो रहा होगा, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, जहाँ पे वो ऑपरेट नहीं होते, फिर इस स्केल से काम लिया जाता है, या उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती हैं, हम वहाँ से देख के कंपेयर करके हम लोग अंदाज़ा लगा। अब कुछ एसिड्स लिखते हैं हम लोग, और उनकी pKa वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, और याद रहे ये वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल हैं, और उसके बाद लॉजिक्स डेवलप किए गए हैं। सबसे आता है पहले HClO4, तो बोला जाता है पर क्लोरिक एसिड, इसकी आती है -15। उसके बाद HSBF6, इसकी आती है -10, इसको बोला जाता है सुपर एसिड।
उसके बाद H2SO4 इसकी भी आती है -10, HI इसकी आती है -9, उसके बाद HCl इसकी आती है -7, H3O+ यानी कि हाइड्रेटेड प्रोटॉन्स, या इसको ऐसे लिखें H2O, इनकी वैल्यू है हमारे पास -1.8। उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनेशन से बनाया था बेंजीन की, इसकी आती है -6.5। उसके बाद आता है HC⋯OH फॉर्मिक एसिड, इसकी आती है 3.7, इसकी आती है 4.7। उसके बाद हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड, इसकी आती है 4.2। उसके बाद हम लोग लेते हैं फिनोल PHOH एंड HCN, इनकी आती है हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद H2CO3 कार्बन 6.4, उसके बाद मेथानोल 15.5, उसके बाद वाटर 15.7, उसके बाद C2H5OH और साइक्लोपेंटाडाई, ठीक है ना, ये भी H+ दे देगी। क्यों? क्योंकि जब ये H+ देगी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसका एनाइन क्या है, एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो वो भी चीज़ H+ फायर कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए H+ आयन यहाँ से निकलेगा, बनने वाला एनाइन एरोमेटिक होगा, और अगर कोई चीज़ बनने के बाद स्टेबल हो, वो स्टेप होता ही होता है। तो इसकी pK वैल्यू आती है 16। उसके बाद C3H7OH, इसकी आती है 17। उसके बाद CH3C, उसके बाद CH3HOH, इसकी आ जाती है 18। उसके बाद CH3C, CH3 और उसके बाद OH, इसकी आती है 19। उसके बाद पिक्रिक एसिड, ठीक है, नाम से ज़ाहिर है एसिड होगा, तो इसकी आती है 0.71, ठीक है। उसके बाद इस तरह का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें आप, NO2, इसकी आती है हमारे पास 0.85। अब आप ये देखें कि इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको तो आप पहचानते हैं, वो एसिड्स हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूट्रल हैं, अल्कोहल्स, और जैसे वाटर और मेथानॉल, कार्बोनिक एसिड भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो आप ये देखें कि मैंने कोशिश किया, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कम से कम pK वैल्यू से ज़्यादा pK वैल्यू की तरफ जाएं, ठीक है। हमने क्या देखा, pK वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर pK वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब कि ये वाले एसिड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग से कम स्ट्रॉन्गर, फिर कम मतलब वीकर की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। अगर एक आइडिया देखें कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक। उसके बाद ये ऑर्गेनिक चल पड़ते हैं। एक और चीज़ देखें, ये वाली बड़ी क्लोज वैल्यूज़ हैं, 15.5, 15.7 और 16 के कुछ फ़र्क है। इसकी pK वैल्यू कम, मतलब कि मेथानॉल एसिडिक है वाटर से, और वाटर एसिडिक है एथानॉल से, एथानॉल एसिडिक है प्रोपानॉल से, और प्रोपानॉल से आगे वो अल्कोहल्स की फैमिली चलती जाती है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि मेथानॉल इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, और वाटर इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथानॉल, ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है।
आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, ये याद रखना है कैसे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से भी देखें कि जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, जितने डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, मतलब प्लस आई वाले, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसको और देख लेते हैं। फार्मिक एसिड की पीएच कितनी है 3.7, एसिटिक एसिड की कितनी है 4.7, मतलब फार्मिक इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है, एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इससे वैल्यू ये छोटी है, ठीक है। तो इन तीनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, बुक से निकाल के लिखी गई हैं, बस एक आइडिया देने के लिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चलती होगी। अब आप यहाँ से देखें कि इनऑर्गेनिक वाले तो हर सूरत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ही होते हैं ऑर्गेनिक वालों से। एक आप स्टेटमेंट याद रखें कि इनऑर्गेनिक का आप वीक से वीक एसिड लें और ऑर्गेनिक का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लें, तो इनऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग निकलेगा। मतलब कहने का कि ऑर्गेनिक का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड इनऑर्गेनिक के वीक से भी वीक होता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लेके आएँ और इनऑर्गेनिक वालों का वीक से वीक एसिड ले आएँ, तो इनऑर्गेनिक वालों का फिर भी स्ट्रॉन्गर निकलेगा ऑर्गेनिक वालों से, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिक एसिडिटी बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, इनकी तो बात ही नहीं की जाती क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो हम लोग इनकी बात करेंगे, ये जो चीज़ें हैं जिनकी पीके वैल्यू लगभग 3.7 से 19-20 तक चलती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एसिड है HA, वो टूटता है H+ में और A नेगेटिव में। यही तो एसिड की डेफिनेशन है ना, कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके पास प्रोटॉन है और वो लूज़ कर सकती है, वो एसिड होगा। ये रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, जब बनने वाली चीज़ें स्टेबल होगी, क्योंकि रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ फ्लो करती है। मतलब एक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा कि जो इस रिएक्शन को इस तरफ लेके जाए और ये स्टेबल एनायन बनवाए। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबल ये चीज़ होगी, ये रिएक्शन उस तरफ जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ फ्लो करते हैं। और दूसरी बात, अगर ये स्टेबल होगी तो ये इसके H+ के साथ रिएक्शन नहीं करेगी और रिएक्शन को वापस नहीं लेके आएगी। एक स्ट्रॉन्गर एसिड वो होता है कि जो सारे H+ आयन दे दे और उनको वापस ना ले, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड। दोबारा सुन लें कि एक एसिड है, उसकी अपनी एक स्टेबिलिटी है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब आएगी, जब बनने वाली चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होंगी। मतलब ये जो एनायन है, अगर तो ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन इधर आएगी, अगर ये अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा फिर ये H+ के साथ मिलके उधर चला जाएगा, मतलब कि एसिड को वीकर कर रहा है। मतलब कहने का कि अगर ये एसिड है और ये इसका एनायन है, अगर एनायन की स्टेबिलिटी लोग देखना चालू कर दें और पहचानना सीख जाएं कि कौन सा एनायन स्टेबल है या नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली मेजर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसिड से ही तो एनायन मिल रहा है। जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगी, मतलब एसिड टूट के रहेगा। अगर ये स्टेबल होगा तब ये ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होके रहेंगे, अगर ये लेस स्टेबल होगा तो दोबारा मिलके रिएक्शन वापस आ जाएगी। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी एनायन की देखना चालू कर दें हम लोग, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। यानी कि एक बात लिख सकते हैं कि एसिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर आप निकाल लें तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड या उसका डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है।
इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एटम, ठीक है, की एटम का मतलब जिस पे चार्ज होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ए की बात की जा रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एटम यानी कि ए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, एनाइन की ज़्यादा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज़ मोर इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एटम इज़ मोर। और ये रूल कब लगाना है आपने, लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक होगी बात। लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल लगाएंगे। कैसे, CH4 NH3 H2O और HF। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके हाइड्राइड्स ले लिए। और जब एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी है आपने, मतलब इन चीज़ों को आप माने कि HA हैं, सारी प्रोटॉन दे सकती हैं, इनसे एक एक प्रोटॉन निकलवाएं और एनायन बनवाएं। कैसे, एक प्रोटॉन का लॉस होगा -H+, तो क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव, उसके बाद NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और उसके बाद F नेगेटिव। सबके क्या बनवा लिए, एनाइन बनवा लिए, ये इसका एनाइन, ये इसका, ये इसका। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लें चारों चीज़ों की। हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद लेस स्टेबल ये, उसके बाद लेस स्टेबल ये, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर ये स्टेबल है यानी कि ये एनाइन दी स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेस्पेक्टिव एसिड भी स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मतलब कहने का Ka का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, HF इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन H2O, इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन NH3, मोर स्ट्रॉन्गर देन CH4। आपका काम क्या होगा कि किसी भी चीज़ की एसिडिटी अगर डिटरमिन करनी है आपने, तो सबसे पहले एनायन बनवा लें और एनायन को आप उसकी स्टेबिलिटी देखना चालू कर दें। अगर तो वो पीरियड में कंपेयर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाएंगे, और अगर ग्रुप में है तो जो अभी लिखने जा रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेकंड, इफ साइज इज मोर, ठीक है, किसका साइज, की एटम का, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, देन स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, एनाइन की, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये रूल कब लगाना है आपने, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, ठीक। वो क्या था, लेफ्ट टू राइट वाला रूल, और ये टॉप टू बॉटम। जैसे HF HCl HBr HI, ठीक है। अब अगर इसका प्रोटॉन निकाल के हम लोग ये बनाएं, F नेगेटिव H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, H प्लस प्लस Br नेगेटिव और H प्लस I नेगेटिव, ठीक है। एनायन बनवा लिए, चारों एनायन में से स्टेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे ये ग्रुप के अंदर कंपेयर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिसका साइज़ बड़ा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आयोडाइड आयन का साइज़ बड़ा, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम और फ्लोरीन सबसे छोटा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। अगर ये एनायन सबसे स्टेबल, तो स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, HI का। तो Ka का अगर ऑर्डर लिखेंगे तो HI ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन HBr से, देन HCl से और देन HF, ठीक है। K से क्या मुराद है, डिसोसिएशन या एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि अगर ग्रुप्स में कंपैरिजन आ जाए तो आप टॉप टू बॉटम लेके चलेंगे उसको। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे अगर इसको 1 एग्जांपल दें, इसको 2 नंबर एग्जांपल बोलें, तो जैसे H2O और H2S, ऑक्सीजन और सल्फ़र ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एनायन बनवाएंगे तो क्या होगा,
H प्लस आइंस प्लस OH नेगेटिव आइंस, ये वाला H प्लस आइंस प्लस SH ये नेगेटिव। अब साइज़ किसका बड़ा है? सल्फ़र का। इसका मतलब क्या? स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा, ये थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का। थर्ड वाले का साइज़ बड़ा, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा, स्टेबिलिटी अगर इसकी ज़्यादा तो इसका रेस्पेक्टिव एसिड भी स्ट्रॉन्गर, तो ये H2S इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, तो के की ऑर्डर क्या हो जाएगा? H2S इज़ स्ट्रॉन्गर देन H2O। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल लें, NH3 एंड PH3, नाइट्रोजन के नीचे ही फास्फोरस पड़ा होता है, तो इससे क्या बनवाएंगे? H प्लस प्लस NH2 नेगेटिव, H प्लस प्लस PH2 नेगेटिव। ठीक है, फास्फोरस का साइज़ बड़ा, मतलब कि साइज़ बड़ा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल ये वाला, स्ट्रॉन्गर एसिड ये वाला, तो के का ऑर्डर क्या हो जाएगा? PH3 इज़ स्ट्रॉन्गर देन NH3। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तीसरा फैक्टर ये है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख लिया, उसके बाद साइज़ वाला, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ERG और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। हमें पता है एज एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी, एनाइन क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय presence of इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप्स। अब एक चीज़ नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास चार्ज की डेंसिटी है, उसकी कोशिश क्या होगी? मुझसे नेगेटिव चार्ज कोई ले जाए, तो वो कौन से ग्रुप होंगे जो उससे नेगेटिव चार्ज लेके जा सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस M प्लस HC प्लस I वाले ग्रुप्स एनाइन को क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज। ठीक है, और माइनस M माइनस HC हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस I वाले ग्रुप क्या करेंगे? इसको एनाइन को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि देने वाले ग्रुप्स डीस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आगे वो नेगेटिव चार्ज रख रही है स्पीशी, उसके बाद कोई देने वाला अटैच है तो डीस्टेबलाइज, और अगर खैंचू ग्रुप लग गए हैं तो वो उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा? स्टेबलाइज एनाइन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन लगा देते हैं, CH2C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद Cl C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद तीनों क्लोरीन लगा दें, C डबल बॉन्ड OH। ये चार स्पीशीज़ लिखी हैं, एस्टिक एसिड, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। अब सबसे पहले क्या करेंगे? एनाइन बनवा लेंगे, यानी कि इसका एनाइन क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका ClCH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका ClCH डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका एनाइन क्या बनेगा? ClCl डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये इसका एनाइन, ये इसका एनाइन। एनाइन से मुराद H प्लस निकालने के बाद जो चीज़ बचती है। अब इन सब की स्टेबिलिटी देख लेंगे, साइट कौन सी है, इस साइट की स्टेबिलिटी देखेंगे, ये सब में कॉमन है। ठीक है, चार्ज इसी के पास है। अब देखें यहाँ पे इस ग्रुप को डोनेट करने वाला है, मतलब प्लस I ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? माइनस I, यहाँ पे क्या है? माइनस I, दो हो चुके हैं,
यहाँ पे क्या है, 3 माइनस आई है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। तो माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं, इनको स्टेबलाइज करते हैं, माइनस एम माइनस एस सी माइनस आई स्टेबलाइज करते हैं। मतलब कि इसके नेगेटिव चार्ज को 3 मिल के खींच रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद कम स्टेबल, उसके बाद कम स्टेबल, और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा, अगर स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये उससे वीक, ये उससे वीक और सबसे वीक। अगर के एक आर्डर लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, Cl C Cl Cl C डबल बॉन्ड OH इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन Cl CH Cl C डबल बॉन्ड OH मोर स्ट्रॉन्गर देन Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया हमने, इंडक्टिव इफेक्ट का। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखें, H C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब एनायन नहीं बनवाएंगे, डायरेक्ट इमेजिन करेंगे कि इसका एनायन बने, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कोई ग्रुप इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा प्लस आई एनायन को क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं। मतलब इसका एनायन सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड किसका होगा, इसका, जिस पे कोई प्लस आई नहीं लगा हुआ। मतलब ये वाला एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये वाला एनायन सबसे कम स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम इसकी हो जाएगी। तीसरी एग्जांपल, CH2F C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद CH2 Cl C डबल बॉन्ड OH, CH2 Br C डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद CH2 आयोडीन C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब एनायन कैसे बनवाएंगे, ये वाला H निकल जाएगा। ठीक है, एनायन बनेगा, इस साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब CH2 भी कॉमन है, इसके लिहाज से भी नहीं देख सकते, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है, माइनस आई का, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा, उसके बाद माइनस आई उससे कम, फिर ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका, मतलब सबसे ज़्यादा एनायन को ये स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब जिसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये वाला, और सबसे वीकर एसिड ये वाला है। उसके बाद और एग्जांपल देख लें, अगर NO2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, F CH2 C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, नाइट्रो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। अब यहाँ से देखेंगे एनायन बनवाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। CH2 भी कॉमन है, अब फ़र्क पड़ेगा तो इस NO2 की वजह से, फ्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से हमें पता है माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन। ये मैंने माइनस आई सीरीज़ के अंदर लिखवाया हुआ है। मतलब इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नाइट्रोजन का खींचू इफेक्ट ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, उसके बाद इसका उससे कम, और सबसे कम इसका। मतलब ये वाला NO2 इस एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो ये स्ट्रॉन्गर, इन दोनों में से ये वाला स्ट्रॉन्गर और फिर ये वीकर। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल, ये फोर्थ थी। फिफ्थ एग्जाम्पल, F CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH F CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसी तरह CH3 CH2 CH F C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब 3 एसिड हैं,
ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसका एनायन बनवाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव वाले के अंदर डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट लग रहा है। कैसे? फ्लोरीन पास से इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, फ्लोरीन थोड़ा दूर से नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है और सबसे दूर से खींच रहा है। मतलब ये वाले नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा पुल कर रहा है, मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, फिर उससे कम स्टेबलाइज्ड, फिर उससे कम स्टेबलाइज, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये वाला एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर ये वीकर एसिड और फिर ये वीकर एसिड। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को भी लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स आपने ओवरऑल नोट कर लेने हैं। पहला था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल कि अगर पीरियड में कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाते हैं, अगर ग्रुप्स में कंपेयर करना हो तो हम लोग साइज़ से जाते हैं, और जहाँ पे साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिटरमिन नहीं कर सकते तो फिर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट। प्लस वाले ग्रुप एनायन को डीस्टेबलाइज करते हैं और नेगेटिव वाले स्टेबलाइज करते हैं, मतलब खींचने वाले स्टेबलाइज करते हैं और देने वाले डीस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि एनायन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज।